कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन में आपका अनुच्छेद 13 आपका तीसरा दिन ये है। अनुच्छेद 13 काफ़ी आपका महत्वपूर्ण भी अनुच्छेद है। ये दो चार बातें फिर दोहरा दिया जाए तब आपको बताया जाए। अनुच्छेद 13 में आपका ये अनुच्छेद 13 या 13 ये मूल अधिकारों को सर्वोच्च शिखर पर प्रतिस्थापित करता है। दूसरा, ये न्यायालय को आपका मूल अधिकारों का बॉडीगार्ड या रक्षक या प्रहरी बनाता है। तीसरा, ये अनुच्छेद राज्य पर ये ऑब्लिगेशन या बाध्यता डालता है, या इशारे में आप पढ़े थे ऑब्लिगेशन, बाध्यता डालता है कि वह मूल अधिकारों का सम्मान करे, यानी कि मूल अधिकारों का हनन न करे। ये अनुच्छेद आपका जुडिशियल रिव्यू को उत्पन्न करता है, यानी कि इसी अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति समाहित है। तीसरा नंबर, ये जो शक्ति है कहाँ से ली गई है पूछा जाता है। अमेरिका से। केस याद रखिए, मारवरी बनाम मेडिसिन 1803 का केस है और जस्टिस मार्शल। इसके बाद आपका आधार पूछा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू का पावर न्यायालयों को क्यों दिया जाता है। तो दो आधार समझाए गए थे, याद करके जाइए। एक, सरकार की शक्ति सीमित होनी चाहिए, और दो प्रकार की विधियों का सह अस्तित्व, एक एपेक्स लॉ होता है और एक सबॉर्डिनेट लॉ। एपेक्स लॉ यह आशा करता है, सर्वोच्च विधि यह आशा करती है कि जितने नीचे के कानून होंगे वे उसका उल्लंघन करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो वे कानून उस मात्रा तक क्या होंगे बताइए, शून्य की, अवैध की, असंवैधानिक, तो क्या मारेंगे, शून्य होंगे। जिस मात्रा तक वह क्या करते हैं उसका विरोध। अनुच्छेद 13 का क्लाज 1 बताया गया, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए है, यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले जो आपका कानून बने थे उनके लिए ये काम करेगा। और वे कानून चाहे प्रथा हो या रूढ़ि हो उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस मात्रा तक वे हमारे मूल अधिकारों के, यानी कि भाग 3 के असंगत हैं। असंगत मतलब विपरीत है, विपरीत मतलब उल्टा है, उल्टा मतलब 36 का आंकड़ा है, यानी कि दोनों में टकराव होता है। जैसे कि आपका आपका फंक्शन में भी आपका बिहारी लाल अंबर ने कहा कि या तो ये श्रीवास्तव रहेंगे या वो श्रीवास्तव, यानी कि या तो राजू श्रीवास्तव रहेंगे या निखिल श्रीवास्तव। तो एक कोमा में चले गए हैं तो यहीं तो श्रीवास्तव बचे। उसी प्रकार या तो हमारा मूल अधिकार रहेगा या वह कानून जो मूल अधिकारों के क्या है विपरीत। तो यहाँ कोई शक नहीं है कौन रहेगा और कौन जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं खोदना है। मूल अधिकार रहेंगे और अन्य कानून क्या होंगे, जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। अभी अच्छा अच्छा इसमें उदाहरण भी आपका बताया जाएगा, पहले आपका सिद्धांत हो जाए। इसके बाद हमने बताया कि आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अभी हम बताएंगे। पृथक्करणीयता का भी सिद्धांत अलग से पूछा जाता है, वो भी केस सहित बताएंगे। केस भी याद करना पड़ेगा 4-5 इसमें। इसके बाद हमने क्लास 2 बताया था। ये क्लास 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए है, यानी कि 26 जनवरी और उसके बाद से जो कानून बने हैं उनके लिए है। तो अनुच्छेद 13 का क्लाज 2 क्या बताता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों को कम करती हो या छीनती हो। अगर राज्य ऐसी कोई विधि बना देता है तो वह विधि, वह ला उस मात्रा तक वाइड होगा, उस मात्रा तक शून्य होगा जिस मात्रा तक वे हमारे मूल अधिकारों को छीनता है या कम करता है। अर्थात अब विधि शब्द को लेकर ही विवाद है। ये विवाद कई जगह मिलेगा। ला को लेकर मैं बता दूं आपको, एक दो और उदाहरण आपका
बताया जाए ला को लेकर तब हम पढ़ाते हैं, क्योंकि पहले कोरिलेशन भी ज़रूरी है, तब आपका इसके बाद ला की ही परिभाषा पढ़नी है। ला को लेकर आपका संसार में भी विवाद है, ये नहीं है कि विवाद नहीं है। आपका प्रत्येक देश में विधि क्या है इसको लेकर विवाद है, और इसीलिए जो विधि की परिभाषा है विद्वानों ने अलग अलग दी है, और हर एक देश में और हर एक जो संप्रदाय या धर्म है उसमें ला को अलग अलग माना जाता है। जैसे कि आपका मुस्लिम विध में हुकुम कहा जाता है कि हुकुम दिया गया तो वही ला है आपका। मैंने तमाम आपका चीज़ें हैं जहाँ की ला को अलग अलग परिभाषित किया गया है। सबसे आपका उचित आपका ला की परिभाषा है कि नियमों का वह समूह जो मानव के आचरणों को विनियमित करता है, और ये जो नियमों का समूह है ये राज्य बनाता है, यानी कि मानव अपने आचरण को किस प्रकार करेंगे, अपना आचरण, ये जो नियम है वही क्या होंगे, ला। तो भारत कैसे चलेगा, ये नियम आपका संविधान में दिया गया है। तो संविधान में जो दिया गया है वह भारत कैसे चलेगा ये बताया गया है। आपराधिक मामलों में सीआरपीसी, आईपीसी, और सिविल मामलों में तो तमाम कानून हैं। आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप जाएंगे तो यही विवाद खुलकर सामने आएगा कि जो ला की परिभाषा है आपका उसी शब्द को लेकर ही विवाद है। आपका जो आपका कह सकते हैं कि ओपेनहाइम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि हैं, और आपका ऑस्टिन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है, मात्र और मात्र मोरल यानी कि नैतिक आपका या नैतिकता है, सकारात्मक नैतिकता, पॉजिटिव मोरालिटी। तो ऑस्टिन ने जो अपने इंग्लैंड देश में देखा कानून का रूप, उसके अनुसार उन्होंने देखा कि न तो कोई विधायिका है, न न्यायपालिका सक्षम, और न कार्यपालिका, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि मानने से क्या कर दिए। लेकिन ओपेनहाइम कहते हैं कि थोड़ा दिमाग क्या करिए, कूपमंडूक से बाहर राष्ट्रीय निकलें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि हैं, यानी कि विधि की परिभाषा को लेकर ही अंतर्राष्ट्रीय विधि में विवाद हैं। और जो लोग एलएलएम नेट देते हैं उनको तो पढ़ना ही होगा। भले हम केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ाए हैं चूँकि जे में हैं, लेकिन जो लोग एलएलएम देना चाहते हैं, नेट की तैयारी करते हैं, उनको तो मानवाधिकार से लेकर पूरा पढ़ना रहता है। तो कभी समय मिलेगा तो भी आपका 1 हफ्ता 10 दिन अलग से हम पढ़ाएंगे आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि। प्रयास करेंगे भाई, कई लोग मांग भी कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि भी पढ़ा दिया जाए एक बार, तो प्रयास करते हैं। अगला देखिए, उसी प्रकार हमारे संविधान में भी विधि को लेकर ही विवाद था। अब अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान में संशोधन संसद करती है, क्या अनुच्छेद 13 के तहत उसे ला माना जाए कि नहीं। अगर ला मान लिया जाता है तो राज्य संविधान संशोधन करके भी हमारे मूल अधिकारों को छीन नहीं सकता, और ला नहीं माना जाता है तो मूल अधिकारों को संसद क्या कर सकती है, छीन सकते हैं। विवाद मैं बताया था, सबसे पहले विवाद फिर एक बार केस याद रखिए, शंकरी प्रसाद में आया कि अनुच्छेद 368 के तहत अगर संविधान संशोधन होता है तो अनुच्छेद 13 में ला की कैटेगरी में आएगा कि नहीं, नहीं। अतः संसद संविधान में संशोधन करके हमारे मूल अधिकारों का क्या कर सकती है, छीन सकती है। दूसरा आपको जो देखना है, आपका दूसरा केस आया आपका, कह सकते हैं कि सज्जन सिंह का, उसमें भी यही बात दोहराई गई
तीसरा केस गोलकनाथ का आया, दोनों केसों को उलट दिया गया और कहा गया कि अनुच्छेद 13 में जो लॉ की डिफिनीशन है, संविधान संशोधन विधियां भी इसमें क्या हैं, शामिल। अतः संसद अनुच्छेद 13 के क्लाज 2 के अनुसार राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जो हमारी मूल अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो। लेकिन अंतिम जो आया आपका, अंतिम आपका जो आया वह आया आपका, कह सकते हैं, केशवानंद भारती का वाद, और विध से कोई मतलब ही नहीं विधि है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। ये कहा गया कि आप मूल अधिक संसद को पावर दे दिया गया, पावर क्या कह दिया गया, पावर तो था ही, विवाद चल ही रहा था, कि आप मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी अंग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के जो मूल तत्व हैं या आधारिक संरचना है या जो मुख्य विशेषताएं कहिए या जो मुख्य गुण कहिए या इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर कहिए, आप उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी कि उसमें संशोधन नहीं करेंगे। अब वर्तमान समय में जो हमारा न्यायपालिका और कार्यपालिका और सरकार टिकी है, वहीं बेसिक स्ट्रक्चर पर ही टिकी है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट मान लेता है कि ये जो संविधान संशोधन या कानून है मूल बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है संशोधन, तो रद्द कर देता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इससे बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता, तो वह ला वैध होता है। वर्तमान समय में इसी पर हमारा जो व्यवस्था है क्या है, टिकी है 1973 के केस पर, केशवानंद भारती। अब आइए, चूंकि विधि की परिभाषा को लेकर विवाद था, ये विवाद निपटाया गया, फिर आगे बढ़ा जाए। अनुच्छेद 13 का क्लाज 3 देखा जाए और 3 का ए देखा जाए। अनुच्छेद 13 का क्लाज 3 का उप क्लाज ए बताता है कि इस अनुच्छेद के तहत विधि में क्या क्या शामिल है, यानी कि ला किसे माना जाएगा। तो संविधान संशोधन को ला माना जाएगा कि नहीं, ये अभी आगे हम बताएंगे। पहले खंड 3 देखिए, आपका याद करके जाएगा, इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि ला में क्या क्या शामिल हैं, बताइए। तो ला में 8 बातें शामिल हैं और वहीं 8 बात मैं बता रहा हूँ। देखिए, विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या आएगा, आपका भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला, कानून का बल रखने वाला कोई अध्यादेश आता है। तो पहले एक एक शब्दों को समझिए। पहला शब्द आया ऑर्डिनेंस या अध्यादेश। अध्यादेश पहले समझिए होता क्या है, तब तो आपका बताया जाए। देखिए, जब भी ऑर्डिनेंस पढ़िएगा, आपका दो अनुच्छेद आपको 200 दो अनुच्छेद आपको कवर करने पड़ेंगे संविधान के। एक अनुच्छेद आपका 213 यानी कि 213, और दूसरा आपका कह सकते हैं कि 123। अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करके किसी कानून का निर्माण कर सकता है। और राज्य में अनुच्छेद 213 के तहत गवर्नर या राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है कि वह अध्यादेश जारी करके किसी कानून का निर्माण कर सकते हैं। अब जो जूरिस्प्रूडेंस में पूछा गया कि ये जो राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश द्वारा कानून बनाते हैं, ये सर्वोच्च विधि है जूरिस्प्रूडेंस के लिए कि अधीन संविधान पर न जाएगा, ये जूरिस्प्रूडेंस में बताया जा रहा है। तो आपका इसे सामंड महोदय ने इन विधियों को सर्वोच्च विधि माना है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे बना है, 3-4 क्वेश्चन यहाँ निकालना है। ये नहीं कि अभी अध्यादेश भी यहीं आपका 5 मिनट कम से कम इतना समझिए कि अध्यादेश पर अगर प्राइमा फेसाई क्वेश्चन दिख जाए
भाई गलत ना हो, इसलिए अभी अध्यादेश शुरू करते हैं। लेकिन आपका संसद जो कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल जो कानून बनाता है, राष्ट्रपति 100 अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेश जारी करके कानून बनाता है, और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करके कानून बनाता है। ये चारों कानून सामान्य के अनुसार सुप्रीम लॉ है, एपेक्स लॉ है, सर्वोच्च विधि है। तो जो आपका जूरिस्प्रूडेंस में यहाँ से क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च विधि नहीं है? ये ऑप्शन देखिए कैसे दिया है भरमाने के लिए। संसद द्वारा बनाई गई विधि है ही, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई ये भी है, फिर उच्च अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाया गया नियम तीसरा ऑप्शन देगा, और चौथा देगा अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया ऑर्डिनेंस। अब चार में से एक चुनना है जो सर्वोच्च विधि नहीं है, तो कौन चुनेंगे बताइए अब आप। उच्चतम न्यायालय जो नियम बनाता है अनुच्छेद 145 के तहत, वह सुप्रीम लॉ नहीं है, या सर्वोच्च विधि न होकर वह क्या है? अधीनस्थ। ज़्यादा लोग इसलिए गलत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो सोचते हैं कि ये भी सर्वोच्च विधि बनाता होगा। कभी भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम लॉ नहीं बनाता, मैं बता दूं। वह विधि बनाता है, लेकिन कैसी विधि बनाता है? आपका सबॉर्डिनेट लॉ बनाता है, यानी कि याद रखिएगा अधीनस्थ विधियां। फिर आगे बढ़ा जाए आपका अध्यादेश, फिर समझिए। जब संसद का सत्र न हो, अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। अब बताइए, जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, तो जो यूपी जे में भरम आया है क्वेश्चन कि जब लोकसभा सत्र में न हो, राज्यसभा सत्र में न हो, और जब आपका कह सकते हैं कि दोनों सदन सत्र में न हो, जब दोनों सदन सत्र में हो, और क्वेश्चन ये पूछा है कि कब अध्यादेश जारी किया जाएगा और कब अध्यादेश जारी नहीं किया जाएगा, तो सतर्क एक लाइन में रहिएगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही चल रही है, उस दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का पावर नहीं है। अब ऑप्शन देखिए, जब लोकसभा चल रही हो लेकिन राज्यसभा स्थगित हो, तब भी जारी कर सकता है। जब राज्यसभा सत्र में हो लेकिन लोकसभा सत्र में न हो, तब भी अध्यादेश जारी होगा। और जब दोनों सत्र में न हो, यानी कि न ही लोकसभा चल रही हो न ही राज्यसभा, तब भी। लेकिन कब जारी नहीं कर सकेगा? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या हो? सेशन में हो। सेशन में हो मतलब कि दोनों की कार्यवाही संसद बैठी हो, चल रही हो। यानी कि क्यों ऐसा नियम बना आपका, यही समस्या ज़्यादा भाई गंभीर है। मैं फिर बता दूं, 90% लोग गलत करके आते हैं। प्रयास ये करना है कि जहां गलतियां लोग करते हैं, भाई वो गलतियों से आप बचिए, ये संविधान है। तो अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तब भी आपका ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सदन किसी कानून को बनाने में क्या है? अक्षम। भाई एक सदन कानून नहीं बना सकता जबकि दोनों सदन उसे पास न करें। अब अगला क्वेश्चन, क्या अध्यादेश जारी करने के लिए संसद को स्थगित करना सही माना जाएगा कि नहीं? जैसे नहीं माना जाएगा भाई, इसमें कोई शक नहीं। देखिए आपका फिर एक बार देखिए, जैसे ओम बिरला जी हैं और संसद चल रही थी, संसद में
मान लीजिए राज्यसभा द्वारा आपका कोई विधेयक है, सरकार ये देखती है कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, ये तो पास ही नहीं पाएगा, पास हो नहीं पाएगा, तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो आपका ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि सरकार ने राष्ट्रपति को आपका कहा कि आप संसद का सत्र अवसान कर दीजिए, यानी कि सेशन बीच में ही क्या करिए, समाप्त। 10 दिन बचा है, क्योंकि ये राज्यसभा कानून पास नहीं करेगी, तो कानून बनाना तुरंत अति आवश्यक है। तो आप जैसे ही संसद का सत्र क्या हुआ, समाप्त, और 1 मिनट बाद राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस जारी करके उस विषय पर कानून बना दिया, ये सही माना जाएगा, यानी कि संसद का सत्र अवसान भी आपका किया जा सकता है अध्यादेश लागू करने के लिए, ये याद रखें। फिर अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है कि नहीं, चुनौती दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अध्यादेश कितना बल रखेगा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि अध्यादेश कितना पावर रखेगा। तो अगर राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है, तो जितना संसद का जितना विस्तार है कानून बनाने का, उन सभी विषयों पर आपका राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और अध्यादेश का प्रभाव उतना होगा जितना संसद द्वारा बनाए गए क्या होता है, कानून का, यानी कि वह एक कानून है। अब आप कहेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत देखना है, यानी कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। पिछली बार बिहार में भी आया कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, जो फ्रांस का था। मॉन्टेस्क्यू ये बताता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक विधायिका जिसका काम कानून बनाना है, एक न्यायपालिका कानून का निर्वचन करे और कानून के अनुसार फैसला दे, और तीसरा कार्यपालिका जो कानून को लागू करे। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, एग्जीक्यूटिव का सर्वे सर्वा है। भारत में तो प्रथम व्यक्ति या सर्वोच्च शिखर पर कार्यपालिका के कौन है, प्रेसिडेंट। तो ऐसी दशा में आप ये कहेंगे कि ये तो मॉन्टेस्क्यू ने जो नियम प्रतिपादित किया उसका उल्लंघन है, क्योंकि कानून बनाए संसद बनाए, ये राष्ट्रपति कौन, कार्यपालिका कौन होती है बनाने वाली। लेकिन इसी को कहा जाता है कि कार्यपालिका ने विधायिका की शक्ति को हड़प लिया है, और हड़प कर राष्ट्रपति क्या बना देते हैं, अध्यादेश। तो डीसी बाधवा का केस भी याद रखना है, बनाम स्टेट ऑफ बिहार। बिहार में अजीब खेला होता है, और नीतीश कुमार खेला खेलने में क्या है, माहिर हैं, क्योंकि पीएम का सपना पाले हैं। तो मोदी जी रहेंगे तो बन नहीं पाएंगे, अतः मोदी जी के विरोध में आपका मुख्य फ्रंट बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस को बाहर करिए, यानी कि वह नौका डूब रही है तो उसको डुबा देंगे विपक्ष वाले, और नेता कौन बनेंगे, नीतीश जी। तो उसी प्रकार आपका फिर एक बार याद रखिए, बिहार में आपका एक ही अध्यादेश को 13-14 साल तक बनाए रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और ये कहा कि ये तो कार्यपालिका द्वारा विधायिका की शक्ति का क्या करना है, उल्लंघन या हड़प लेना है। तो आखिर अध्यादेश का कार्यकाल लास्ट में देखा जाए। अब ये 2 क्वेश्चन आपका हम बता रहे हैं जो लगातार आईएएस में भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही शब्द आया उस शब्द को पूरी तरह जानना है। आपका कार्यकाल आपका 6 माह तो ऐसे रहेगा, क्योंकि अगर लास्ट दिन जारी किया गया और अगली बैठक सदन की कितनी होगी, 6 माह बाद, तो 6 माह तो कानून का काम करेगा ही। फिर
प्रथम बैठक हुई आपका सदन की, प्रथम बैठक के कितने 6 सप्ताह, 6 सप्ताह है ना, 6 सप्ताह के अंदर अगर दोनों सदन पास कर दें तो वह अध्यादेश अधिनियम बन जाता है। और अगर 6 सप्ताह के अंदर पास नहीं करते हैं तो अपने आप वह क्या हो जाएगा, लैप्स। अब फिर मान लीजिए सदन सत्र अवसान हो गया, फिर दोबारा एक दिन बाद ही जारी किया गया, तो फिर 6 माह चलेगा। और कितने सप्ताह, 6 सप्ताह, फिर अपने आप क्या होगा। तो बिहार में ऐसा 13-14 साल तक होता रहा। वहीं 10-15 दिन कानून लागू नहीं होता था, जिस समय सत्र चलता था फिर लागू। तो आपका केंद्र सरकार भी 2-3 बार कई कई अध्यादेशों को रिपीट की है, इसमें कोई शक नहीं भाई। अगला क्वेश्चन ये आता है, लास्ट क्वेश्चन अध्यादेश पर, कि अध्यादेश द्वारा क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। एक लाइन जरूर याद रखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। अध्यादेश द्वारा संविधान का संशोधन नहीं किया जा सकता। सामान्य कानून बनाए जा सकते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ऐसे कानून, ट्रिपल तलाक हो गया, ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं। लेकिन क्या नहीं किया जा सकता, इस पर अटैक करिएगा, संविधान का संशोधन। तो संविधान का संशोधन केवल संसद ही कर सकती है, ऑर्डिनेंस द्वारा नहीं। लास्ट क्वेश्चन इस पर जो आईएएस में आया वह क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा क्या कर सकता है। तो नए कानून का विधि का निर्माण कर सकता है, कर ही सकता है। किसी कानून में संशोधन कर सकता है, वो भी कर सकता है अध्यादेश जारी करके। और किसी विधि को निरसित कर सकता है, समाप्त कर सकता है, वो भी कर सकता है। अंत में आया, क्या मार कर आएंगे, उपर्युक्त सभी। फिर हम बता दें, अध्यादेश द्वारा कानून बन सकता है तो कानून बिगड़ भी सकता है, और अंत में पूरा कानून जो पुराना है उसे क्या कर दिया जा सकता है, समाप्त। लेकिन वहीं जब संसद का सत्र हो तो कितने सप्ताह के अंदर इस अध्यादेश को पास करना पड़ेगा, 6 सप्ताह। नहीं तो अपने आप ये अध्यादेश क्या हो जाएगा, लैप्स, अपने आप समाप्त हो जाएगा। और पुराने कानून जो निरसित थे अपने आप पुनर्जीवित हो जाएंगे। दूसरा शब्द देखिए, अध्यादेश बताया गया आपका, दूसरा शब्द आदेश है। जहां तक आर्डर की बात है, आदेश देखिए, आपका आदेश एक प्रकार का दिया आदेश क्या होता है। तो जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या कोई कार्य न करने के लिए दिया कहा जाता है तो हम कहते हैं कि आदेश दिया गया। आदेश आपका राष्ट्रपति भी दे सकते हैं, राज्यपाल भी, यानी कि कार्यपालिका भी दे सकती है। अब समस्या, अनुच्छेद आपका 16 से 1 हम बताते हैं कि क्या कार्यपालिकीय आदेश द्वारा रिजर्वेशन को सरकारी नौकरियों में लागू किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है। यानी कि विधायक, अगर सरकार ने क्या जारी कर दिया, आर्डर, तो उस आर्डर के तहत आपका सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो ये आदेश हुआ। उसके बाद बाइला, यानी कि उपविधि देखिए, उपविधि क्या होती है, ये भी ला है। देखिए, जब कोई कानून बनाया जाता है तो सामान्यतः उस कानून का पूरक कानून, आप पूरक कह सकते हैं, या उस कानून को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए कुछ उप कानून बनाए जाते हैं। यानी कि उसके सपोर्टिंग नेचर के लिए क्या होते हैं, कुछ बाई लॉ बनाया जाता है। जैसे देखिए एक दो उदाहरण,
जैसे कि आपका कह सकते हैं कि एक उदाहरण आपका SC/ST एक्ट का हम बताते हैं। जैसे कि SC/ST एक्ट बन गया आपका, तो SC/ST एक्ट को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए कुछ आपका बाइला यानी कि नियम बनाए गए हैं, और वे नियम भी आपका ला माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। जैसे आपका अगला भी देख सकते हैं कि इलाहाबाद विश्व केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद द्वारा कानून बनाकर की गई, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रशासनिक समिति को उसी कानून में ये अधिकार दिया गया कि आप इन इन बिंदुओं के लिए उपविधि बना सकते हैं, यानी कि विश्वविद्यालय अच्छे ढंग से चले, व्यवस्था बनी रहे, इसलिए आपको इस कानून द्वारा ही ये शक्ति दी जाती है। तो विश्वविद्यालय जो कानून बनाएगा वह उपविधि मान के चलिए, और वह उपविधि बाइला ला माना जाएगा कि नहीं, अनुच्छेद 13(3)(a) में माना जाएगा। तो जब ला मान लिया गया तो क्या इस उपविधि से हमारे मूल अधिकारों का हनन किया जा सकता है? नहीं। यानी कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश द्वारा भी हनन नहीं कर सकते, कार्यपालिका आदेश द्वारा भी नहीं हनन कर सकती, उपविधि बनाकर भी हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। अगला देखिए, इसके बाद आपका है नियम यानी कि रूल। रूल जो है आपका वह भी विधि माना जाएगा, तो कम से कम कुछ नियम बनवाइए। एक दो उदाहरण हम देंगे, एक आपका CPC का और दूसरा आपका हम देंगे SC/ST एक्ट का। नियम जो बनाए जाते हैं, पहला नियम वो भी ला होता है, विधि उसे माना जाता है, और नियमों द्वारा ऐसा नियम नहीं बना सकती सरकार या प्राधिकारी जो हमारे मूल अधिकारों को कम करते हैं या छीनते हैं। यानी कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐसा कोई नियम बनाए जो हमारे भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का क्या करे, उल्लंघन, तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, याद रखिएगा। नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि जो अधिनियम होता है उसको और अच्छे ढंग से लागू किया जाए, मुख्य उद्देश्य यही रहता है। अब UPJ में CPC में 2 बार आपका क्वेश्चन बना है। जो ये नियम बनाए जाते हैं आपका, उसको लीगल भाषा में प्रेस्क्राइब्ड कहते हैं, उसको विहित कहते हैं। तो UPJ में आपका 2 बार क्वेश्चन बना कि CPC में विहित शब्द कहाँ परिभाषित है, तो धारा 2(16) में, और विहित का मतलब पूछ लिया नियमों द्वारा विहित। यानी कि जो राज्य सरकार या जो केंद्र सरकार या जो हाई कोर्ट ये नियम बनाती हैं CPC के तहत, उन्हीं को हम एक लाइन में क्या कहेंगे, विहित। और ये जो नियम है क्या अनुच्छेद 13 में ला माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। फिर एक बार दूसरा एंगल से देखिए, CPC में प्रथम अनुसूची बची है, उसमें 51 आदेश हैं। उन 51 आदेशों के अंदर नियम दिए गए हैं। अब समस्या ये है कि क्या ये नियम CPC के भाग हैं कि नहीं हैं, और क्या ये नियम विधि माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। तो अनुच्छेद 13(3)(a) में इन नियमों को भी क्या माना गया है, विधि। अर्थात कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता जो हमारे मूल अधिकारों को क्या करते हैं, कम या छीनते हैं। अगर बनाया जाता है तो वह नियम उस मात्रा तक, उस लिमिट तक क्या होगा, शून्य। अगला देखिए आपका
विनियम आ गया। अगला शब्द है रेगुलेशन या विनियम। विनियम शब्द समझिए। विनियम भी एक प्रकार का लॉ होता है जो आपका सरकार को पावर दिया जाता है कानून द्वारा कि वह किसी अधिनियम को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए रेगुलेशन या विनियम बना सकता है। सबसे उत्तम उदाहरण अगर पूछा जाए तो पुलिस एक्ट का ही है। सबसे उत्तम उदाहरण पुलिस एक्ट जो 1861 हम लोग पढ़े थे अभी हाल में ही, वह एक केंद्रीय कानून था। लेकिन पुलिस व्यवस्था चूंकि राज्य का मामला है, अतः राज्यों को ये सौंप दिया गया कि राज्य चाहें तो इस अधिनियम को लागू करें, चाहें तो लागू न करें, पूरा लागू करें, आधा लागू करें, संशोधन रहित लागू करें, संशोधन सहित लागू करें। ये धारा 46 है पुलिस एक्ट का। यानी कि कौन सी धारा हम बता रहे हैं? 46। और उसी में लिख दिया गया कि राज्य चाहें तो इस अधिनियम को और अच्छे ढंग से प्रवर्तन के लिए नियम या विनियम बना सकता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने विनियम बनाया आपका 1861 में ही, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन या विनियम 1861, जिसमें टोटल 37 अध्याय आपका 554 पैरा है। यानी कि 554 पैरा और अध्याय कितना था? 37। तो ये रेगुलेशन होता है। ये भी विधि माना जाएगा कि नहीं? यानी कि अगर आप कोई रेगुलेशन बनाते हैं तो क्या उस रेगुलेशन द्वारा हमारे मूल अधिकारों का को छीना जा सकता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि ये विधि में क्या है शामिल। अगला अधिसूचना। अधिसूचना का मतलब ये हुआ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन सरकार जारी करती है, तमाम बिंदुओं पर जारी करती है। और वह जो नोटिफिकेशन या सूचना होती है वह भी ला माना जाएगा। जैसे कि सरकार ने कहा नोटिफिकेशन जारी करके कि अगर आप व्हाट्सएप से कोई मैसेज भेजते हैं तो आपका जब तक कि तीसरा टिक न बन जाए लाल, तब तक आप डिलीट न करिए। अब ये इस सरकार के इस फैसले का अधिसूचना जारी किया। भाई एक टिक पहुंच गया, नहीं एक टिक का मतलब कि आपने भेज दिया। दूसरा टिक बन गया यानी कि आप वो रिसीव कर लिया। तीसरा नीला अगर बन गया इसका मतलब कि उसने पढ़ लिया, भले ना पढ़ा हो। और तीसरा आपका अगर लाल बन गया, लाल बन नहीं रहा है, इसका मतलब कि सरकार के अधिकारियों ने वह व्हाट्सएप मैसेज आपका पढ़ लिया, अब आप डिलीट कर सकते हैं। वैसे भी आपका व्हाट्सएप कंपनी के पास पूरा आपका पोथी पत्रा का रिकॉर्ड रहता है। आप भले अपने मोबाइल से डिलीट कर लीजिए, वहाँ से सरकार क्या करेगी? मंगा सकती है। और आपराधिक मामलों में जब इन्वेस्टिगेशन होता है, मोबाइल वोबाइल क्या करते हैं, सब सिम उम तोड़ कर फेंक देते हैं। तो फिर से उसका आपका निकाला जाता है रिकॉर्ड, और कंपनी के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है। मैं बता दूं, बस वही है कि आपका जो फ़ोन से बात हो रही है इसकी टेपिंग नहीं रहती, लेकिन किस नंबर से किस नंबर पर बात हुई, किस लोकेशन में नंबर था, कितने समय बात हुई, ये मिल जाता है। लेकिन रिकॉर्डिंग थोड़ा मुश्किल रहती है। तो आपका फिर हम देखें अधिसूचना पर आइए। सरकार ने जारी की तो तमाम अधिवक्ताओं ने तमाम हाई कोर्टों में पीआईएल दायर की और कहा कि जो केंद्र सरकार का ये नोटिफिकेशन है ये हमारे राइट टू प्राइवेसी का, निजता या एकांतता के अधिकार का क्या कर रहा है? हनन। तो अंत में ये हुआ, चूंकि मुकदमे ज़्यादा हो गए
तो अनुच्छेद 139 ए के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों से मुकदमा अपने पास मंगा लिया और रोक लगा दी और कहा। उसके बाद सरकार बैक हो गई, सरकार विरोध हो गया ज़्यादा कि आपका तो बैक हो गई। ये नोटिफिकेशन राजपत्र में जारी होता है भाई। अगला जो दो शब्द हैं आपका प्रथा और रूढ़। देखिए तो पहले प्रथा की रूढ़ है बैरक में। तो रूढ़ या प्रथा, इसको भी 5 मिनट समझिए, पूछा ही जाता है और निश्चित तौर पे हमें लगता है कि इससे आपको इंटरव्यू या प्री में एक क्वेश्चन बनने का चांस है। देखिए आपका 3 शब्द पहले समझने का प्रयास करिए। एक होता है फैशन, यानी कि फैशन का मतलब चलन कहा जाता है, चलन का मतलब प्रचलन कहा जाता है। फैशन, जैसे कि एक आदमी पीबो चाय में गया, आपका फैशन झाड़ते हुए तो देखा देखी देखा देखी कहाँ जा रहा है, पीछे से और लोग भी क्या करने लगा मौर्य जी। तो कितने लोग गए थे आपके साथ? इधर की पार्टी पूरा बता दी 5 लोग और आप मुंह नहीं खोल रहे हैं। और उसका आपका अभियोग, आप कह सकते हैं कि आरोप लगा है सिविल मामलों में कि कितने लोग थे और आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो सिविल मामलों में ये माना जाएगा कि आपने इल्जाम को क्या किया है, स्वीकार। तो स्वीकार कर रहे हैं ना? चलिए सिर हिला दिए भाई। यानी कि मौनी बाबा, यानी कि आपका एविडेंस की धारा 119 में मौनी बाबा जैसे बोल नहीं सकते तो क्या हिला दिए, सिर। तो सिर हिला दिए तब भी साक्ष्य माना जाएगा कि नहीं? सिर तो मौखिक की दस्तावेजी, मौखिक अगर इशारा किया जाता है तो क्या माना जाएगा? क्योंकि भारत में दो ही तो साक्ष्य हैं, या तो मौखिक या। तो फिर एक बार बैक होइए भाई। देखिए आपका मान लीजिए प्रचलन, इसी को दूसरा उदाहरण देखा जाए, क्योंकि लोग नाराज ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना है भाई। कहीं मौर्य जी नाराज हो गए तो पता लगा कि कोचिंग छोड़कर भाग जाएंगे। इससे अच्छा है कि थोड़ा कम उदाहरण दिया जाए, बहुत ज़्यादा आपका चल गया था। तो एक होता है चलन या प्रचलन, दूसरा जो होता है आपका मने कह सकते हैं कि प्रथा होती है, और तीसरा रूढ़ी होती है। चलन, आइए, किसी व्यवहारचर्या की जो प्रारंभिक स्थिति होती है उसे चलन या फैशन या प्रचलन कहा जाता है। और वही फैशन आपका लंबे समय तक चलता रह गया तो कस्टम बन जाता है, प्रथा बन जाती है। और वही प्रथा जब स्मरणातीत हो, किसी को पता ही नहीं कि कब से चली आ रही है, तो वह जो फैशन था प्रथा बना, और प्रथा के बाद क्या बन गया, यूजेज, यानी कि रूढ़। तो फैशन आपका चलते हैं, और कुछ फैशन जैसे कि आपका, जैसे कि समुद्र के पानी का उदाहरण दिया जाता है कि समुद्र के पानी में कुछ बुलबुले उठे और आपका कुछ बुलबुले बीच में ही समाप्त हो गए। इसका मतलब कि फैशन बीच में ही समाप्त हो गया, विद का रूप नहीं लिया। और कुछ बुलबुले क्या हुए, किनारे तक पहुँचे। जो जो किनारे तक पहुँच गए उन्हीं को हम क्या कहेंगे, प्रथा। अब एक दूसरा उदाहरण देखिए समझने के लिए, लास्ट में तब बताया जाए। देखिए पहले आता है प्रचलन, ये ला नहीं माना जाता। लेकिन इसके बाद आपका आता है प्रथा, और इसके बाद क्या है, रूढ़। इंटरव्यू में जो पूछा गया वह पहले देखिए कि प्रथा और रूढ़ में क्या अंतर है, यानी कि कस्टम और यूजेज में क्या अंतर है। फिर एक बार देखिए, जो राजस्थान और बिहार ने क्वेश्चन बनाया कि आपका उर्फ किसे कहा जाता है मुस्लिम विध में, तो उर्फ भी लगा लेना है। उर्फ का मतलब ये हुआ प्रथा या रूढ़ी। उर्फ जैसे कहा जाता है ना कि राहुल गांधी जी उर्फ मोदी जी उर्फ
अखिलेश जी उर्फ और मायावती जी उर्फ। अब बोलेंगे नहीं, अब आप लोग खुद समझदार हैं, बोलना क्या है। जैसे मौर्य जी और उर्फ, तो उर्फ के बाद नारायण न होइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, फिर देखिए भाई, तो उसी प्रकार जो जहाँ जहाँ क्वेश्चन जो जो इस पर बने हैं, वो भी बताना जरूरी है। तो उर्फ का मतलब जहाँ भी पूछे क्या मार कराएंगे, प्रथा या रूढ़ मार कराइए। और नजीर पूछे तो नजीर आपका पूर्व निर्णय, जो न्यायालय पूर्ववर्ती निर्णय देता है, वह दृष्टांत या क्या बनता है। जैसे मौर्य जी नजीर बन गए हैं, चाय पीते हुए फोटो वायरल हो गया है, तो ये बउआ नजीर बन गया। इसका मतलब हुआ कि उदाहरण पेश किया कि सर भले हमें कहते हैं कुछ भी, लेकिन हम जाकर चाय पीते हैं, 56 इंची सीना तान के हम क्या कर रहे हैं, स्वीकार, और फोटो भी भेजे हैं आपका कि हम चाय पीते हुए, और पूरा वायरल किए हैं। तो आगे देखिए, एक उदाहरण लास्ट में लिया जाए तब कानूनी भाषा में। सबसे उत्तम उदाहरण हिंदू विध में आपको मिलता है 7 स्टेप का या सप्तपदी का। सप्तपदी यानी कि पहला कोई तो व्यक्ति होगा जो पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरा लेते हुए विवाह किया होगा, और आप जैसे लोग उस समय भी रहे होंगे। आपका कह सकते हैं बारात में गए होंगे, बारात देखे होंगे, और देखे होंगे कि ऐसे विवाह हो रहा है, तो जाकर रायता जैसे अपने अपने गाँव में क्या किए होंगे, फैलाए होंगे। रायता फैलता फैलता गया, फैलता गया, और काफ़ी लोग उसका अनुसरण करने लगे। तो जब 50, 100, 200 साल, 300 साल हो गया, तो यही जो फैशन था 7 स्टेप का क्या बन गया। और जब वह फैशन स्मरणातीत हो, याद रखिए, किसी को पता ही नहीं है कि ये फैशन कब से जन्म लिया, तो वह प्रथा अब किस में कन्वर्ट हो जाती है, रूढ़ में। तो सबसे प्राचीन कौन है, रूढ़। सबसे प्राचीन कौन है, और सबसे नवीन कौन है, चलन या फैशन। तो ये रूढ़ हो गई, यानी कि अब ज़्यादा पूरा देश उस अनुसार क्या करने लगा, कार्य। किसी से पूछा जाए कि बताओ ये रूढ़ परंपरा कहाँ से शुरू हुई, तो पता नहीं है। यानी कि इसको कहा जाता है देखा देखी कार्य करना, कि वह घूस ले रहा है तो हम भी घूस लें, कौन क्या बिगाड़ सकता है। आपका यही देखा देखी कार्य करना, यानी कि मौर्य जी पीबो चाय में जा रहे हैं पीने, तो हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हमारी भी इच्छा है। देखा देखी लोग पीछे से उनका खर्चा कराने के लिए क्या होते हैं, 2 4 लोग बढ़ चलते हैं। तो आगे देखा जब है आपका, अब आपका ये समस्या आई कि जो प्रथाएं और रूढ़ियां हैं, उनको भाई तमाम जगह आपका समाहित किया गया, बताना संभव नहीं है। एविडेंस में है हिंदू ला, मुस्लिम ला, संविधान, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए। अब उतना उतना बहुत लंबा चल जाएगा, इसको रोक के आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आपका बहुत लंबा हम नहीं बता सकते कोरिलेशन। बस शब्दों का हमने अर्थ बताने का प्रयास किया। तो जो ये प्रथा और रूढ़ियां हैं, ये भी ला मानी जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसी प्रथा या रूढ़ है जो हमारे मूल अधिकारों को कम करती हैं, नहीं, ऐसी प्रथा या रूढ़ है, क्योंकि अनुच्छेद 13 के क्लाज 1 में जाएगा। अनुच्छेद 13 के क्लाज 1 में ये समाहित होगा। अगर ऐसी कोई प्रथा या रूढ़ है जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत है, विपरीत है, तो वह प्रथा और रूढ़ उस मात्रा तक क्या होगी, वाइड होगी। अब समस्या जो भारत का उच्चतम न्यायालय जो एक बैलेंस बनाकर चल रहा है, वही बैलेंस हमें देखना है लास्ट में। भाई अनुच्छेद 25 से लेकर और 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
और इधर प्रथा या क्या है, रूढ़ि। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार एक ही पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई प्रथा या रूढ़ि किसी धर्म का एसेंशियल एलिमेंट है, यानी कि सारवान भाग है या अनिवार्य तत्व है, तो वह धार्मिक प्रथा लागू होगी और मूल अधिकार के भले ही वह विपरीत हो। लेकिन अगर वह धार्मिक प्रथा या रूढ़ि उस धर्म का एसेंशियल या अनिवार्य अंग नहीं है, तो वह धार्मिक प्रथा आपका शून्य होगी अगर हमारे मूल अधिकारों के क्या है, विपरीत। इस पर आपका कई केस आते हैं, चूंकि आपका आगे बताया भी जाएगा। अनुच्छेद 25 जब चलेगा तो अभी तो समय लगेगा भाई, आपका देख ही रहे मूल अधिकार हैं, सबसे आधा समय लेता है संविधान में पढ़ाने में। तो ऐसी दशा में जैसे ट्रिपल तलाक आया, ट्रिपल तलाक अगर उच्चतम न्यायालय ये मानता कि ये मुस्लिम धर्म का एसेंशियल एलिमेंट है तो ये वैध करार देता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुस्लिम धर्म का अनिवार्य अंग नहीं है और चूंकि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, अतः इस प्रथा को हम क्या करते हैं, वाइड घोषित करते हैं। लीगल भाषा में वाइड ही होगा भाई, अवैध न कहेगा वो, भले अवैध हम बता दें, लेकिन लीगल भाषा भी याद रखिए क्या होगा 13(1) के तहत, शून्य घोषित करते हैं। ये आपका 8 शब्दों की व्याख्या रही। इसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 13 का क्लाज 3 का उप क्लाज बी देख लिया जाए। वैसे मैं कल बताया था ला इन फोर्स को बताया गया है, विद्यमान विधि को बताया गया है। तो बताइए विद्यमान विधि किसे कहा जाएगा, तो जो विधियां 26 जनवरी 1950 के पहले की हैं और आज भी भारत में क्या है, लागू, इसको हम एक लाइन में क्या कहेंगे, लीगल भाषा में ला इन फोर्स कहेंगे। ये भी इंटरव्यू में पूछा गया है। तो प्रथा रूढ़ भी याद करना है। प्रथा रूढ़ में मुख्य अंतर क्या है, तो प्रथा स्मरणातीत नहीं होती और रूढ़ क्या होती हैं, स्मरणातीत माने किसी को पता ही नहीं है, पूछ लिया जाए तो। अब आगे आ जाए अनुच्छेद 13 का क्लास 4 देखा जाए, एक क्लास बचा है। अनुच्छेद 13 का क्लास 4 आपका कब जोड़ा गया, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है आपका 24वें संविधान संशोधन द्वारा कि 42वें द्वारा। इसी में लोग कंफ्यूज रहते हैं, कब जोड़ा गया, 24वें द्वारा। किस निर्णय के कारण जोड़ा गया, गोलकनाथ, यानी कि किस निर्णय के कारण, गोलकनाथ के। और गोलकनाथ के बाद में क्या कहा गया, फिर एक बार देखिए कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होगा वह अनुच्छेद 13 में ला माना जाएगा। तो खंड 4 जोड़कर ये लिखा गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। इसका सार ये निकला कि अनुच्छेद 13 में जो विधि की परिभाषा हमने 8 बातें बताई, संविधान संशोधन द्वारा अगर विधि बनाई जाती हैं तो अनुच्छेद 13 में उसे ला माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो नहीं माना जाएगा कि विवाद हमने समाप्त कर दिया है, किस केस के माध्यम से, केशवानंद भारती। अब आइए इस प्रकार आपका बेयर एक्ट अभी हुआ। अब आइए सिद्धांत चला जाए आपका, एक एक सिद्धांतों को देखना है। और सिद्धांत पहला हम उठाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी का। भाई केस भी इस पर तैयार रखिएगा, 3-4 केस जरूर याद रखिए, पूछा गया है कई बार संविधान में। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी देखिए आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत या विभाजन का सिद्धांत कह सकते हैं।
या वैध बातों को अवैध बातों से अलग करने का सिद्धांत, या जो बातें शून्य हैं, जो यानी कि सही बात को गलत बात से अलग करने का सिद्धांत। और एविडेंस में आपने पढ़ा था झूठ को सत्य से अलग करने का सिद्धांत आपको बताया गया था। यानी कि एक बात में मिथ्या तो सभी बातों में मिथ्या का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता। तो झूठ और सत्य को अलग किया जा सकता है कि नहीं? तो बताइए थोड़ा एविडेंस में कौन सी वह परीक्षा है जो सत्य को असत्य से अलग करती है? वह मशीन कही जाती है मुख्य परीक्षा की, प्रति परीक्षा की, पुनः परीक्षा की, अतिरिक्त प्रति परीक्षा, तो प्रति परीक्षा। यानी कि जिरह जो होता है, जिरह कहा जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन का काम ही है कि सत्य को असत्य से क्या करिए, अलग। तो पृथक्करणीयता हमने बताया भी। अब जहाँ जहाँ पृथक्करणीयता का सिद्धांत समाहित है, दो चार जगह पहले कोरिलेट किया जाता है, मैं सारे में भी बताया था। संविधान के अनुच्छेद 13 में, अब 13 के क्लास 1 में, कि 2 में, कि दोनों में, अभी हम बताएंगे 1-2 मिनट बाद, दोनों में। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट में झारखंड में हम बताए पूछा गया था 4 धाराएं, अब याद रखिएगा, एक 24 में तो है ही, फिर 27 में भी हैं, फिर 57 में भी हैं, और 58 में। अभी हमने उदाहरण भी सारे में बताया था कि 100 किलो गेहूँ, 100 किलो चावल और 2 पुड़िया अफीम बेचने का करार करता है, तो कौन सा करार शून्य होगा, अफीम का, और कौन करार प्रवर्तनीय संविदा होगी? तो वैध को अवैध से क्या किया गया, अलग। इसके बाद आपका देखना है सारे की धारा 12 का कौन सा क्लाज में शुद्ध रूप से समाहित है, 4 में। सारे की धारा 12 का कौन सा क्लाज? अब आइए पृथक्करणीयता का सिद्धांत आगे देखा जाए। मैंने शुरुआत किया जाए तो कोरिलेशन थोड़ा बताया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के क्लाज 1 तथा क्लाज 2 में मात्रा शब्द का प्रयोग किया गया है। लिमिट, मात्रा, ये जो मात्रा शब्द का प्रयोग है, तो भाई फिर एक बार दोनों बताया जाए। आपका क्लाज 1 में बताया गया कि संविधान पूर्व विधियां जिस मात्रा तक मूल अधिकारों से विसंगत हैं, उस मात्रा तक वह क्या होंगे, सुन। और आपका अनुच्छेद 13 के क्लाज 2 में भी मात्रा शब्द का प्रयोग हुआ है कि आपका राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करती हो या छीनती हो। यदि बना ही देता है तो वह विधि उस मात्रा तक क्या होगी, शून्य होगी, जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों को छीनती है या कम करते हैं। यही जो मात्रा या लिमिट या सीमा शब्द है, यहीं से पृथक्करणीयता का सिद्धांत निकलता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो कानून, जो विधियां हमारे मूल अधिकारों के विपरीत हैं, वह पूरा कानून शून्य नहीं होता, लेकिन कानून का केवल उतना हिस्सा शून्य घोषित किया जाता है जितना मूल अधिकारों के क्या है, विपरीत, पूरा कानून नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पूरे कानून को शून्य घोषित नहीं किया जाता, बल्कि कानून में दिए गए उतने शब्दों को या कानून में दी गई किसी धारा को या धारा में दिए गए किसी प्रावधान को, पूरी धारा भी घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। मात्रा का मतलब कि एक शब्द भी, मात्रा का मतलब कि केवल एक धारा भी। अभी हम उदाहरण आईपीसी सीआरपीसी में जाना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है। और यहीं से आपका उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों के विरोधी है। पूरा कानून शून्य नहीं होता, कानून का कुछ हिस्सा ही शून्य घोषित किया जाता है। लेकिन, अब लेकिन लगाकर आपका संविदा अधिनियम की धारा 24
और ये जो सिद्धांत हैं अब एक साथ मिक्स करके हम बताते हैं। अगर कानून के कुछ भाग को अलग कर दिया जाए जो मूल अधिकारों के विपरीत है, और जो भाग बच रहा है वह बिना उद्देश्य के हो जाता है, अब उसका कोई मतलब ही नहीं बचता, तब तो यहाँ न्यायालय पूरे अधिनियम को ही क्या घोषित कर देते हैं, शून्य। यानी कि जो भाग शून्य घोषित किया जाए और जो भाग बचने वाले भाग का कोई अब मतलब कानूनन न रहे तो क्यों उसको भी छोड़ा जाए, उसको भी क्या घोषित कर दिया जाता है, शून्य। लेकिन अगर कानून को अलग अलग किया जाए और जो अवैध घोषित किया जाए उसके बाद जो भाग बचे उसमें दम है या वह मने अवैध के बाद भी लागू रह सकता है, तो ऐसी दशा में जो मूल अधिकारों के विपरीत भाग होगा वह शून्य घोषित, और जो मूल अधिकारों के विपरीत नहीं होगा वह वैध बना रहेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही क्या है, वैध। अब आप उदाहरण आपका देखिए एक एक करके भाई। पहला हम उदाहरण उठाते हैं लास्ट आपका, क्योंकि सीपीसी भी चलानी है भाई, तो आपका 1 घंटा से अधिक, लगभग 1 घंटा हो गया क्लास चलते हुए, समय का पता ही नहीं लगता संविधान में, और सीपीसी में उबन होती है कि समय ही नहीं कटता ये भी समस्या है। तो लास्ट कल और केस बताएंगे, लेकिन एक केस बता दें। श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत लीडिंग केस है। इसमें आपका आईटी एक्ट, श्रेया सिंघल नाम है, एलएलबी की छात्रा थी। श्रेया सिंघल वर्सेज भारत संघ के बाद में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को अवैध शून्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये हमारे मूल अधिकारों का अनुच्छेद 19(1) में दिए गए स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि बोलने की आज़ादी पर क्या लगाता था, रोक। तो अब बताइए, क्या पूरा आईटी एक्ट शून्य घोषित किया गया कि केवल उसकी एक धारा? तो यही कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी, वैध भाग और अवैध भाग क्या करिए अलग, और जो अवैध है उसे क्या घोषित कर दीजिए, शून्य। तो थोड़ा 10 मिनट का ही ब्रेक रहेगा भाई, ज़्यादा नहीं। इसके बाद सीपीसी चलती रहे थोड़ा मध्यम गति में, कुछ ये सारे और संविधान हो जाए तो उसको भी गति दिया जाएगा। 5-5, 10-10 धाराएं भी चलती रहे सीपीसी के, क्योंकि इधर की धाराएं ही आपका निकालनी है, तब भी पर्याप्त होगा। फिलहाल 5-6 दिन चलने दीजिए स्लो में थोड़ा। तो 10 मिनट का